मुसीबत के साए में जो बहादुरी से लड़ा वो इतिहास हो गया, जो गुरूर के साए में फला फूला वो खाक हो गया। मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर के, और वो टॉपिक बड़ा फेमिलियर है क्योंकि मैं इससे पहले वो टॉपिक पढ़ाते आया हूँ। जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हमने पढ़ाया, सेकेंड कर्नाटिक वॉर पढ़ाया, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड कर्नाटिक वॉर। और जिसने भी फर्स्ट और सेकेंड कर्नाटिक वॉर नहीं देखा है वो इस आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो ये कहानी कुछ यूं है कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर 54 में ख़त्म हो रहा है और उस वक्त डुप्लेक्स फ्रेंच में वापस जा चुका है और गोदेहू उसकी जगह में आता है। और गोदेहू बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, वो सिर्फ कुछ ही दिन तक रहता है और उसके वक्त में एक सिर्फ अचीवमेंट होता है, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी या ट्रीटी ऑफ गोदेहू, जिससे सेकेंड कर्नाटिक वॉर खत्म होता है। अब गोदेहू कुछ दिन ही रहता है, गोदेहू भी हट जाता है और उसके बदले में लेरिट आता है। गोदेहू बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए इंडिया में रहता है। गोदेहू के जाने के बाद हमारे पास आता है कौन? लेरिट आता है। तो ये आप एकदम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि डुप्लेक्स था, डुप्लेक्स के बाद गोदेहू आया, गोदेहू 3 से 4 महीना बल्कि 4 महीना रहा, उस बीच में ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी से सेकेंड कर्नाटिक वॉर खत्म किया। गोदेहू के जाने के बाद लेरिट बनकर के आता है इंडिया के अंदर, ठीक है, और ये टेक ओवर करता है फ्रेंच कंपनी को, ठीक है। लेकिन लेरिट जो था ना वो बहुत ज़्यादा एबल कमांडर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। तो हम देखेंगे कि भाई लेरिट डिड नॉट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज़, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये खड़ा नहीं हो सकता था। तो इसके बदले में अब क्या हुआ, एक और गवर्नर आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, उसको कहते हैं काउंट डी लैली। लेरिट के बाद एक और आता है, उसका नाम है काउंट डी लैली। लेकिन उससे पहले एक इंसिडेंट, एक वॉर, एक जंग शुरू हो जाती है। उस जंग को कहते हैं हम 7 ईयर वॉर। आप याद रखें इस चीज़ को कि ये थर्ड कर्नाटिक वॉर का एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है कि भैया 7 ईयर वॉर अगेन हो रहा है और इस वॉर में फिर से इंग्लिश और फ्रेंच आमने सामने दिखते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब इंग्लिश और फ्रेंच जब सामने नजर आ रहे हैं तो इंडिया में उसका असर पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया में कैसा असर पड़ा है कि भाई ब्रिटिश ने क्या किया, अटैक कर दिया चंदननगोर को, ठीक है। अटैक कर दिया चंदननगोर, मतलब ये हमारा प्यारा भारत और बंगाल के तरफ जो है आपको चंदननगोर मिलेगा, ठीक है। और मद्रास जो है यहाँ पे मद्रास है, समझिए आप, ठीक है। और मद्रास में यहाँ पे फोर्ट है सेंट जॉर्ज फोर्ट जो कि ब्रिटिश का है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर से सब एक दूसरे को आपस में वापस मिल चुका था, ठीक है। अब हम देखेंगे ये अटैक कर दिया गया चंदननगोर में, और चंदननगोर डुप्लेक्स के वक्त में कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक बोला जाता है कि भैया 1688 में किसी मुगल सूबेदार से 40,000 कॉइन्स दे करके वो लिया गया था चंदननगोर। और डुप्लेक्स के वक्त में बहुत सारा वहाँ पे काम हुआ चंदननगोर में, मतलब एक अच्छा ट्रेडिंग स्टेशन था फ्रेंच के लिए। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया भैया कि चंदननगोर फोर्ट को ही पोजीशन में ले लिया, ठीक है। और यही इमीडिएट कॉज था थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटिक वॉर का। अब याद कर लीजिए 7 ईयर वॉर चल रहा है यूरोप में, उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ा। कैसा? इमीडिएट कॉज क्या था इंडिया के अंदर? ये था ब्रिटिश ने चंदननगोर में अटैक किया। ये पहला एमसीक्यू। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई डुप्लेक्स के वक्त में ट्रेडिंग जोन था, मेन ट्रेडिंग जोन था, ठीक है। अच्छा, इस अटैक के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट समझ चुका था कि लेरिट जो है वो एक एबल मिनिस्टर नहीं है, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो क्या किया गया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लेरिट को हटा दिया और उसके जगह में लैली को लाया। ये लैली काउंट डी लैली हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? काउंट डी लैली। अच्छा, अब लैली जैसे ही आते हैं इंडिया के अंदर, वो पहला काम करते हैं, वो अटैक करते हैं फोर्ट सेंट डेविड। अब याद कीजिए, मैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में पूरा अच्छा से बताया हूं कि ये फोर्ट सेंट डेविड कहाँ है। वो कहाँ है? कुद्दलूर में है। तो ये फोर्ट सेंट डेविड में
काउंट डी लैली ने अटैक कर दिया, मतलब ब्रिटिश पे हमला कर दिया, सिंपल। अच्छा, अब लैली का जो दूसरा गोल था ना कि भाई फोर्ट सेंट जॉर्ज भी लें, मतलब मद्रास भी ले लें, ठीक है, चलिए मद्रास भी ले लें, वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज भी ले लें। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? अब ये चीज समझना है कि भाई काउंट डी लैली जो है ना मद्रास के ऊपर नजर रखे हुए, लेकिन यहां पे इस पूरे वॉर में जो फर्स्ट वॉर हुआ, सेकेंड वॉर हुआ, इसमें अगर फिनेंशियल पोजीशन हम देखें तो फ्रेंच का फिनेंशियल पोजीशन बड़ा कमजोर हो गया था और ब्रिटेन का उसके कंपैरिजन में फिनेंशियल पोजीशन बड़ा साउंड था, बहुत अच्छा था। अब हम देखेंगे कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फिनेंशियली पोजीशन स्ट्रांग क्यों था, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी हो चुका था और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ तो बंगाल से बहुत सारा माल इकट्ठा किया गया, मतलब इसको बोलते हैं प्लासी प्लंडर। हम इसके बाद ही वाले वीडियो में आपको पूरा बंगाल के ऊपर पूरा अच्छा से बताएंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। तो आपको बस जस्ट एक स्नैपशॉट मैंने दे दिया कि भैया ब्रिटिश के पास पैसा बहुत है अभी, क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी हो चुका है और हुआ है, तो उसके बाद जो हम देखने को मिलता है कि भैया बहुत पैसा इनके पास आता है, ठीक है। अब पूरा का पूरा खर्चा जो है कर्नाटिक रीजन को करने में वो लग रहे हैं और बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन भी इनके पास हो रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है ब्रिटिश का, लेकिन फ्रेंच का क्रिटिकल पोजीशन है, ठीक है। अब ब्रिटिश को पता है कि भाई काउंट डी लैली मद्रास पे नजर रखे हुआ है, ठीक है। तो मद्रास को बचाने के लिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश ने बहुत सारे ट्रुप्स को भेजा और वो ट्रुप्स जो है कैलकाटा से भेजा गया। अच्छा, अब वो कैलकाटा से जो भेजा गया तो लैली उस चीज को रेडी नहीं था कि फेस कर ले। अचानक से ब्रिटिश का इतने सारा ट्रुप्स जो भेज दिया गया, लैली वहां से हट गया कि भाई लैली हैड टू टेक ऑफ द सीज ऑफ द मद्रास। लैली वहां से हट गया। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी चाहता था कि भाई काउंट डी लैली को हम सबक सिखाएं। अब कैसा सबक सिखाएं भाई, ठीक है। 22 जनवरी ये आप याद रखिएगा, 22 जनवरी ब्रिटिश के साथ लड़ाई हो रही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। कब? 1760 में। और यहां पे आमने सामने लड़ाई हो रही है। इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ वंडी वॉश, ठीक है। अब बैटल ऑफ वंडी वॉश में का पूरा खात्मा होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, एकदम शर्मनाक हार होती है, यहां से दोबारा उठ खड़ा होता ही नहीं है। देखिए कि फ्रेंच कंपनी और वापस से खड़ा हो ही नहीं पाया। बैटल ऑफ वंडी वॉश जो है ना, ये स्टैब्लिश कर दिया ब्रिटिश का पैरामाउंटसी यूरोपियन पावर इन इंडिया, ठीक है। यानी ब्रिटिश अब यहां पे रूल करेगा। आप समझिए कि पोर्टुगीज खत्म बैटल ऑफ स्वाली होल से, डच खत्म बैटल ऑफ बेदारा से, फ्रेंच एक टक्कर दे रहा था, लेकिन फ्रेंच के साथ बैक टू बैक लड़ाई होती गई। और देखेंगे हम कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपल से खत्म हुआ। सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी से हुआ। यहां पे जो बैटल ऑफ वंडी वॉश हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे फ्रेंच एकदम गिर गया। बस एक ट्रीटी होती है यहां पे, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये बोला गया कि ठीक है आप ट्रेड करो, लेकिन कोई मिलिट्री आपको अब जमा करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई फोर्ट किलाबंदी आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बैटल ऑफ वंडी वॉश से थर्ड कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच का खात्मा होता है और इस अब जो एंड होता है, शांति का जो ट्रीटी होता है, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हो कब रहा है? ये हो रहा है 1763 में, आपको ट्रीटी ऑफ पेरिस देखने को मिलेगा। ये जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ वंडी वॉश, एक तरफ तो काउंट डी लैली थे, तो दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे सर आयर कूटे, दूसरे तरफ थे सर आयर कूटे, याद रखिएगा इस चीज को। और फाइनली हो क्या रहा है कि भाई जो भी ट्रेडिंग प्लेसेस था, जैसे पौंडीचेरी, माहे, कराईकाल, ये सब जो है किसके पास चला गया? ये सब चला गया आपको ब्रिटिश के पास, और लैली को प्रिजनर बना के रख दिया गया। तो ये था थर्ड कर्नाटिक वॉर का छोटी सी कहानी, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि भाई आखिर इतने यूरोपियंस आए, पोर्टुगीज आए, डच आए, डेन्स आए, इनफैक्ट, ठीक है, फ्रेंच आए, ऑस्ट्रिया भी कुछ पल के लिए आए थे, स्वीडिश भी कुछ पल के लिए आए थे, लेकिन वो सबको उतना दबदबा नहीं था, जिसमें पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये चार कर रहे हैं। अब ये चार में से सबको मार गिराया, ठीक है, और इंग्लिश सुपीरियर हो गया। तो क्यों? इसका क्या रीजन है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये चीज आपको मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप देखिए कि भाई व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। बड़ा ही अच्छा
सवाल है ये। अब ये क्या सवाल है देखिएगा आप कि भैया स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। अब कैसा स्ट्रक्चर एंड नेचर है हम देखेंगे कि हमारे अगर हम कंपेयर करें कि ब्रिटिश से और फ्रेंच से, तो ब्रिटिश और फ्रेंच में फ़र्क क्या है, इसका नेचर क्या था इनके कंपनीज का। ये स्टेट ओन्ड था। ये स्टेट ओन्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। क्या था ये, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। और जो चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है वहाँ पे डिसीजन लेने में देरी होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डिसीजन लेने में देरी होती है, डिसीजन जो है डिले हो जाता है, डिसीजन आपका डिले हो जाता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब ब्रिटिश में देखेंगे तो ये स्टेट ओन्ड नहीं था, ये एक प्राइवेट वेंचर कंपनी थी, ये एक प्राइवेट वेंचर कंपनी थी। ठीक है, इनके पास आज़ादी थी कि भाई अपने हिसाब से चलाएं, ट्रेडिंग करें और अपने हिसाब से डिसीजन लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा से एडमिनिस्टर कर पाते थे बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। ये बहुत बड़ा फर्क था। ठीक है, ये एक रीज़न रहा है ब्रिटिश का। इनफैक्ट पोर्टुगीज भी स्टेट ओन्ड की तरह काम करता था, फ्रेंच भी स्टेट ओन्ड की तरह काम करता था, यानी कंप्लीटली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा, ब्रिटिश को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं किया करता था। ये पहला रीज़न है इंग्लिश का कामयाबी के पीछे। दूसरा, नेवल सुपीरियरिटी। ठीक है, अब नेवल फोर्सेस जो है सभी का था, लेकिन इंग्लिश के पास जो नेवल फोर्सेस बहुत ज़्यादा था और इनके पास अच्छे अच्छे कमांडर थे, जैसे आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव भी थे, स्ट्रिंजर लॉरेंस थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। ठीक है, अब ये आपको मेंस में लिखने में काम आएगा, जीएस पेपर 1 के अंदर। ठीक है, अच्छा क्या रीज़न है, सबसे पहला रीज़न आप देखिएगा कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है हम देखेंगे कि भाई एक तरफ अगर ब्रिटेन है और एक तरफ फ्रेंच है और एक तरफ अगर पोर्टुगीज़ है, तो फ्रेंच और पोर्टुगीज़ जो है ना, इसका जो नेचर ऑफ द कंपनीज कैसा था, स्टेट ओन्ड था। स्टेट ओन्ड, अगर हम कहते हैं कि भैया ये स्टेट ओन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड हम देखेंगे कि ब्रिटेन जो है ना, ये स्टेट ओन्ड नहीं था। ठीक है, अच्छा ये कैसे कंट्रोल होता था, इनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इन सब चीज़ को चलाने के लिए, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। और इसमें ये कंपनी कैसी थी, वहाँ के बिजनेसमैन के शेयर होल्डर्स जो हैं वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए और इस तरीके से आगे जो काम चला करता था। ठीक है, तो ये एक फ़र्क था। तो इसमें होता क्या है, अगर स्टेट ओन्ड होगा ना तो डिसीजन लेने में आपको देरी होगी, मतलब आपको बात बात पे परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट की, भाई कि हम ये करें कि नहीं करें। लेकिन ब्रिटेन को यानी ब्रिटिश को ये चीज़ करना नहीं पड़ता था। और फ्रेंच की अगर हम बात करें तो फ्रेंच का जो है ना 60% शेयर जो है ना वो मोनार्क के पास था। कितना था, फ्रेंच की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे 60% शेयर जो है मोनार्क के पास था, राजाओं के पास था उस वक्त। ठीक है, तो कंट्रोल क्या करता था। ठीक है, तो डिसीजन लेने में देरी हुआ करता था। तो ये एक रीज़न था, ये एक रीज़न था जो इंग्लिश सक्सीड कर पाया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखेगा हमको फ्रेंच। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि भैया इंग्लिश सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ, वो था आपको नेवल सुपीरियरिटी। अब ये नेवल सुपीरियरिटी क्या हो गया, मतलब सभी के पास नेवल फोर्सेस था, लेकिन इंग्लिश के पास जो नेवल फोर्सेस था सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि एडवांस था। मतलब ये लार्जेस्ट प्लस एडवांस्ड, और इसके सामने कोई टिक भी नहीं पाता था। और ये टिक नहीं पाता था, ये कैसे पता चला आपको कि इसके अलावा भी जो लड़ाई हुई ना, एक स्पेनिश आर्माडा वाली लड़ाई थी नेवल फोर्सेस के साथ। ठीक है, तो यहां पर भी ब्रिटिश जो है वो जीता हुआ नजर आता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे फ्रेंच के साथ भी एक लड़ाई हुई थी, फ्रेंच एट तरफलगार, फ्रेंच के साथ भी लड़ाई हुई थी तरफलगार। ये यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये दोनों में ऑलरेडी इंग्लिश जो है जीता हुआ नजर आया था। ये लड़ाई कैसी थी, ये नेवल लड़ाई थी।
ठीक है। तो इनकी जो नेवल फोर्सेस थी ना वो सुपीरियर थी, ठीक है। ये भी एक बड़ा रीजन हो गया कि भाई इंग्लिश क्यों सबको खदेड़ दिया, ठीक है। तीसरी चीज अगर हम बात करेंगे तो भैया स्टेबल गवर्नमेंट। अब सिंपल सा चीज है कि स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब यहां पे क्या हो गया कि ब्रिटेन में और फ्रेंच में अगर बात करें, फ्रेंच का जो इंटरनल फ्रेंच जहां पे फ्रांस है वहां पे छोटा छोटा रिवॉल्ट वगैरह बहुत हो रहा था, ठीक है। तो फ्रेंच खुद जो है ना वो स्टेबल नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सिर्फ एक रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। उसके बाद किसी भी तरीके का वैसा रिवॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ है जो ब्रिटेन का माइंड जो है ना वो इंटरनली देखने को पे लगे, ठीक है। तो ब्रिटेन अपने कंट्री से पूरा फ्री था कि भाई यहां तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ब्रिटेन पूरा का पूरा स्टेबल था जब हम कंपेयर करेंगे फ्रेंच से। तो अब फ्रेंच स्टेबल नहीं था क्योंकि उनके पास बहुत सारा रिवॉल्ट वगैरह चल रहा था, ठीक है। तो ये भी एक रीजन बनता है कि भाई इंग्लिश के पास पावर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इस मामले में, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन। अब ये मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन सिंपल सा चीज़ है कि भाई इंग्लिश की जो मिलिट्री स्किल थी वो बड़ी लाजवाब थी। जैसे रॉबर्ट क्लाइव, स्ट्रिंजर लॉरेंस, ये सब जो है बहुत बहादुरी से के साथ साथ बहुत दिमाग से लड़ाई करते थे, ठीक है। तो ऐसा नाम हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत था इनके पास। मतलब जो इक्विपमेंट्स थे, जो आर्मरीज थी इनके पास, वो बड़ा एडवांस लेवल का था, ठीक है। छोटी ग्रुप भी जो है ना एक बड़ी आर्मी को इजीली हरा सकती थी और हराती भी थी। तो मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन जो है फ्रेंच से ज़्यादा था और अदर यूरोपियन से भी ज़्यादा था। अच्छा, और हम देखेंगे, अगर देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हमें और आपको आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था ब्रिटेन से, ठीक है। और ब्रिटेन बहुत पहले से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखता हुआ आ रहा है। तो इनके पास पैसा भी है, ठीक है। इनके पास इकोनॉमिक बूम पहले से ही इनके पास है, ठीक है। और फ्रेंच और यूरोपियंस में ये बहुत बाद में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन ब्रिटेन को जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इसका बेनिफिट मिला। कैसा बेनिफिट मिला? जैसे यहाँ पे आपको स्टीम इंजन देखने को मिलेगा। इंग्लैंड में पहले ही तैयार हो गया स्टीम इंजन। अच्छा, आपको यहाँ पर स्पिनिंग जेनी देखने को मिलेगा। कपड़ा वगैरह जो बनता रहता है आपको स्पिनिंग जेनी देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ पावर लूम्स भी देखने को मिलेगा, पावर लूम्स। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से। और सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में ही स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, और क्या रीज़न है? ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इंग्लिश जो है अदर पावर को हरा सका है। क्या है? लेसर जील फॉर रिलीजियन। अब ये सब थे क्रिश्चियन कम्युनिटी से, इंग्लैंड बेसिकली। इवन पोर्टुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, डेन्स भी थे। लेकिन ब्रिटेन को ये चीज़ याद था कि भैया सबसे बड़ा है रुपया। अगर रुपया नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन भी फैलाता था, ब्रिटिश भी फैलाता था, लेकिन जिस लेवल पे फ्रेंच सोचा करता था उस लेवल पे ये नहीं सोचता था। इनका अपना प्रायर टारगेट था कि भैया हमको ट्रेड करना है कैसे भी करके। ये बात ये भूले नहीं कभी। तो रिलीजन के तरफ कम था, ऐसा नहीं कि नहीं था, कम था। व्हेन वी कंपेयर विद द फ्रेंच, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लिए, डेन्स। आपको एक एमसीक्यू मिलेगा कि कौन सा ऐसा यूरोपियंस है जो ट्रेड से ज्यादा फोकस किया था रिलीजन के ऊपर, तो उसका आंसर होगा डेन्स। ये याद रखिएगा, इस पॉइंट को हम नोट कर लीजिएगा। ये एक एमसीक्यू है। क्या बोला मैं? कौन सा ऐसा यूरोपियंस है जो ट्रेड से ज्यादा फोकस किया था, यानी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही था स्प्रेडिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी, तो उसका आंसर होगा डेन्स, ठीक है। तो ये डेन्स चल भी नहीं पाया। तो पोर्टुगीज भी कहीं ना कहीं ये सोचा, फ्रेंच भी सोचा, लेकिन ब्रिटिश जो सोचा वो सेकेंडरी में रखा इस चीज को। प्रायोरिटी वो दिया किसको? ट्रेडिंग को, कि भैया पैसा हमको होना चाहिए। तो ये एक रीजन बनता है। अच्छा, यूज ऑफ द डेट मार्केट। अब इंग्लैंड पहला ऐसा कंट्री था जो डेट मार्केट को
प्रॉपरली इन सब चीजों में यूज किया। डेट मार्केट एक तरीके का मनी मार्केट कहलाता है, जहां पे एक कागज का टुकड़ा बॉन्ड के जरिए पैसा को उठाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बॉन्ड अलग अलग तरीके से बॉन्ड पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक समझिएगा कि भैया एक कागज का टुकड़ा है, इस कागज का टुकड़ा में आपको लिखा रहेगा 100 रुपया। ठीक है, इस कागज का टुकड़ा में लिखा रहेगा भाई 5%, इस कागज के रुपया में लिखा रहेगा 1 साल। अब ये कागज का टुकड़ा आप प्रिंट करके आप किसी को दीजिएगा और बोलिएगा कि भाई ये कागज का टुकड़ा लो, 100 रुपया मुझे दो, 1 साल बाद हम तुमको 5% के हिसाब से 105 रुपया दे देंगे। तो ये तरीका यूज किया पैसा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी लोग नहीं कर पाए, तो जो कुछ पैसे की थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी ना, वो डेट मार्केट को यूज करके वो फुलफिल कर लिए। तो भैया पैसा है तो आपके पास नेवल भी अच्छा होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके पास होगा, और साथ ही साथ जो भी आपको इक्विपमेंट्स बोलिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है वो आप कर पाइएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ डेट मार्केट ये भी एक रीजन बनता है इंग्लिश को जीतने का। तो डेट मार्केट भी एक रीजन बनता है कि भैया इंग्लिश जो है अदर यूरोपियन से बेहतर है इन सब मामलों में। तो ये सारा रीजन बनता है कि इंग्लिश फ्रेंच हो, पोर्टुगीज हो, डेन्स हो, सबसे सुपीरियर कहलाता है। और फाइनली दबदबा जो बना के रखता है वो इंग्लिश ही बन के रखता है। अच्छा, फ्रेंच क्यों हारा, तो ये भी आप समझ लीजिए, बहुत इजी चीज़ है कि भैया इनका जो नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है वो ही बड़ा डिफरेंट है, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। देख लीजिए क्या रीज़न है, लैक ऑफ कमर्शियल इंसेंटिव टू द फ्रेंच कंपनी। अब हम समझ चुके हैं कि भाई इनके पास कमर्शियल इंसेंटिव वैसा था ही नहीं उस तरीके से फ्रेंच कंपनी के पास, प्लस इल मैनेज्ड पॉलिसी ऑफ इंपीरियल फाइनेंस, इल मैनेज्ड पॉलिसी ऑफ इंपीरियल फ्रांस। अब समझ लिए भाई 60% शेयर है मोनार्क का, तो वो उनको मैनेज करना चाहिए, लेकिन वो मैनेज नहीं करते थे। वो मैनेज करते भी थे तो कैसा मैनेज था, वो इल मैनेज्ड पॉलिसी था। ठीक है, तो वो अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाते थे, और था स्टेट ओन्ड ये कंपनी, तो कंट्रोल और डिसीजन इनके हाथ में भी था। ठीक है, अच्छा और क्या रीजन है, साउंड कमर्शियल बेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी। जब हम कंपेयर करेंगे फ्रेंच के साथ, भाई इनका एकदम अच्छा पैसा मामला था, इनके पास अच्छा था, उनके पास कम था, तो भाई दबदबा कायम कौन रखेगा, इंग्लिश रखेगा। अच्छा, इनएडिक्वेट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इनके पास वैसी मिलिट्री भी नहीं थी जैसे इंग्लिश के पास थी, और फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था जैसे ब्रिटिश करता था। जैसे ब्रिटिश क्या करता है, यूज ऑफ डेट मार्केट यूज कर लिया, लेकिन ये बाबूजी तो कर ही नहीं पाए, तो पैसा ही नहीं था तो क्या करेंगे। और फ्रांस बहुत ज़्यादा यूरोप में इन्वॉल्व हो जाता था, जब भी कुछ वॉर हो रहा है, जब भी कुछ रिवॉल्ट हो रहा है किसी में, वो सब में इंटरफेयर करता था। जब आप इंटरफेयर करते हैं मतलब आपका कुछ पैसा भी चला जाता है, तो आप वहीं से कमज़ोर हैं, तो इंडिया में और आप क्या कर पाइएगा। तो ये रीज़न है फ्रेंच का ख़राब होना, या ये रीज़न है फ्रेंच का फेल होना, और ये सारा रीज़न है कि कैसे और क्यों इंग्लिश सबसे अलग निकल करके आता है और हमारे यहाँ रूल करता है। ठीक है, तो ये था थर्ड कर्नाटिक वॉर, और दूसरा इसमें टॉपिक था हमारा व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, वहाँ पे हम आपसे बैटल ऑफ प्लासी वगैरह सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।